Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Powered by Swaraj Tractors. नया स्वराज मेरा स्वराज. Co-powered by Mongia Steels, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. JK Tire, total control. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हमारा सबसे पहला विश्लेषण देश के संगीत प्रेमियों के लिए है और खास तौर पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के दर्शकों के लिए है जो जुबीन गर्ग के फैन हैं। जुबीन गर्ग की मृत्यु को 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन देश को अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि उनकी मौत कैसे हुई। पुलिस इसके पीछे कई थ्योरीज पर काम कर रही है। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि क्या जुबीन गर्ग को जहर दिया गया था, क्या उनकी मौत के पीछे कोई षड्यंत्र था, या फिर उन्हें जानबूझकर पानी में डूबने दिया गया। उनकी मौत से पिछली रात को, यानी पिछली वाली रात को, उन्होंने पूरी रात पार्टी की थी। क्या यह पार्टी भी किसी षड्यंत्र का हिस्सा थी? इसके बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 73वें जन्मदिन पर उनकी पर्सनैलिटी को आपके लिए डिकोड करेंगे। पुतिन में ऐसा क्या खास है जो उन्हें इतना शक्तिशाली नेता बनाता है? स्कूल में छोटे कद का एक कमजोर सा बच्चा, जिसे उसके साथी अक्सर बुली किया करते थे, परेशान किया करते थे, वो बच्चा पहले जूडो सीखता है, अपने आप को रफ एंड टफ बनाता है, फिर एक दिन सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB का सीक्रेट एजेंट बनता है, और फिर वही बच्चा एक दिन रशिया की खुफिया एजेंसी का चीफ बन जाता है और आज वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है। सबसे खास बात यह है कि वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बहुत ही खास मित्र हैं। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना अब कैसे टेक्नोलॉजी के एक नए युग में प्रवेश कर गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर सटीक हमलों के लिए AI का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से भारत के सारे हमले पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठे। तो आजकल कैसे युद्ध के दौरान AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम आपको यह दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले, जैसा मैंने आपको कहा, देश के संगीत प्रेमियों के लिए और खास तौर पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के दर्शकों के लिए हम बात करना चाहते हैं मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की, जिनकी मौत को 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मौत कैसे हुई ये एक रहस्य बना हुआ है। आज हम जुबीन की मौत से जुड़ी 5 अलग अलग थ्योरीज को आपके सामने डिकोड करेंगे। पहला, क्या जुबीन गर्ग को जहर दिया गया था? दूसरा, क्या जुबीन को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की गई? तीसरा, क्या जुबीन की मौत से पिछली रात को हुई पार्टी एक षड्यंत्र का हिस्सा थी? चौथा, जुबीन खुद एक शानदार तैराक थे, तैरना जानते थे बहुत अच्छी तरीके से, तो फिर वो पानी में डूब कैसे गए? और पांचवां, जुबीन की मौत के वक्त जो लोग उस यॉट पर मौजूद थे, अब तक वो जांच में शामिल क्यों नहीं हुए हैं? क्या वो इस जांच से बच रहे हैं? इन अलग अलग 5 थ्योरीज ने जुबीन की मौत को बहुत ही रहस्यमयी बना दिया है, खासकर तब जब इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 8 लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। पिछले महीने जुबीन गर्ग सिंगापुर में एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए गए थे और इसी दौरान 19 सितंबर को समुद्र में स्विमिंग करते समय पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। सिंगापुर में उनका पोस्टमार्टम किया गया। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह लिखा है कि उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। इसके बाद गुवाहाटी में उनका एक और पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन उस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। पूरा देश उस दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। अब वापस आते हैं पहली थ्योरी पर, और वो ये है कि क्या जुबीन गर्ग को जहर दिया गया था। जुबीन गर्ग के बैंड के सदस्य
शेखर ज्योति गोस्वामी ने दावा किया है कि जुबीन को जहर देकर मारा गया है। शेखर ने जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत पर जुबीन को जहर देने का आरोप लगाया है। पिछले हफ्ते इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के दौरान ही शेखर ज्योति ने जहर देने का यह आरोप लगाया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जुबीन का एक करीबी व्यक्ति यह कहता है कि जुबीन की हत्या की गई है, उन्हें जहर दिया गया है। अब दूसरी थ्योरी देखिए, क्या जुबीन को पानी में डुबोकर जानबूझकर मारने की साजिश रची गई थी? जुबीन गर्ग को एपिलेप्सी की बीमारी थी और यह बीमारी उन्हें 2020 में हुई थी। एपिलेप्सी यानी मिर्गी, जिसमें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उन्हें आग और पानी से सावधानी बरतने के लिए कहा गया था और जुबीन की टीम के सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। जुबीन जब तैराकी के लिए पानी में जा रहे थे तो उस समय उनके दोस्त, उनके बैंड के सदस्य और उनके मैनेजर, ये सब लोग वहां पर मौजूद थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने भी जुबीन को पानी में जाने से रोका नहीं। जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े 3 और थ्योरीज को समझने के लिए आप जुबीन गर्ग का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को हमने आज बार बार देखा है क्योंकि ये उनका आखिरी वीडियो है, उनकी मौत से ठीक पहले का ये वीडियो है। इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि ये उनका आखिरी वीडियो है और पूरा वीडियो 1 मिनट और 26 सेकंड का है। हमने इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांटा है जिससे आप ये समझ सकेंगे कि जुबीन गर्ग की मौत से पहले जो आखिरी मिनट थे, आखिरी जो क्षण थे, उस दौरान क्या हुआ था। तो सबसे पहले आप इस वीडियो का पहला हिस्सा देखिए। यॉट पर जुबीन के साथ कई लोग मौजूद हैं और उनका एक साथी जुबीन को लाइफ जैकेट पहना रहा है। आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि लाइफ जैकेट को बहुत अच्छे से बंद किया गया है। लाइफ जैकेट बहुत ज्यादा टाइट नहीं है उनके शरीर पर, बल्कि वो पूरी तरह से, एक प्रकार से आप कहेंगे कि उन्हें फिट बैठ रही है, बल्कि हल्की सी ढीली ही है वो। अब आप इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए। इसमें जुबीन लाइफ जैकेट पहनकर पानी में आपको छलांग लगाते हुए दिखाई देंगे और वीडियो में यह देखा जा सकता है कि जुबीन के पानी में कूदने से कुछ सेकंड पहले लाइफ बोट से एक और व्यक्ति भी पानी में उतरता है। इसके अलावा वाटर फ्लोटिंग मैट पर मौजूद 2 लोग भी पानी में उतरते हैं। यानी इस वीडियो के मुताबिक जुबीन के साथ कुल मिलाकर 3 और लोग पानी में तैर रहे हैं और सभी ने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई है। पानी में उतरने के बाद जुबीन कुछ सेकंड तक पेट के बल लेटकर ऐसा लगता है जैसे पानी में आराम कर रहे हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे तैराकी करने लगते हैं, हाथ पैर चलाने लगते हैं और इस दौरान उनके आसपास 2 और लोग भी पानी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है जो अभी आप देख रहे हैं। अब आप इस वीडियो का तीसरा और आखिरी हिस्सा देखिए। इस हिस्से में जुबीन अपने तैरने की दिशा बदल लेते हैं और लाइफ बोट के पास जाकर तैरने लगते हैं। वो लाइफ बोट का सहारा लेते हैं और फिर पीठ के बल लेटकर कुछ देर तक आराम से तैरते रहते हैं। कुछ सेकंड के बाद जुबीन वापस उस यॉट की तरफ बढ़ते हैं, उस नाव की तरफ बढ़ते हैं और यहीं पर यह वीडियो समाप्त हो जाता है। यह वीडियो जुबीन के साथ परफॉर्म करने वाली, गाना गाने वाली एक और गायिका अमृत प्रभा महंत के मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया गया था और अब ये तीनों हिस्से मैंने आपको दिखाए। अब आप ये पूरा वीडियो 1 मिनट 26 सेकंड के आसपास का है। अब आप पूरा वीडियो एक बार ध्यान से देखिए। दूसरे से नहीं
आशीष मैंने स्टेट पुलिस की बोला इसलिए भेज किया है ये पानी को दिखाया था बहुत अलग बात जिस सुबह जुबीन गर्ग तैराकी के लिए गए थे, जहां की तस्वीरें अभी आप देख रहे थे, उससे एक दिन पहले पूरी रात उनकी पार्टी चली थी। उस पार्टी में जुबीन भी मौजूद थे। एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या रात भर चली ये पार्टी भी किसी षड्यंत्र का ही कोई हिस्सा थी? और ये हमारी तीसरी थ्योरी है। जुबीन गर्ग की उम्र 52 साल थी। वो रात भर जागकर अक्सर काम किया करते थे। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, आपने देखा होगा कई बार, उनकी आदतें जो होती हैं वो बाकी लोगों से अलग होती हैं। जुबीन को आदत थी कि वो रात में देर रात तक काम किया करते थे और या तो देर रात सुबह वो सोते थे या फिर कई बार सुबह सोते थे और फिर दिन में देर तक सोया करते थे। ऐसे में रात भर पार्टी के बाद उन्होंने सुबह तैरने का फैसला क्यों किया? ये एक बड़ा सवाल है। क्या उन्हें किसी ने तैराकी के लिए मजबूर किया था या किसी ने जानबूझकर तैराकी के लिए उन्हें उकसाया था या कोई उन्हें वहां पर जबरदस्ती ले गया था? जुबीन सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच तैराकी के लिए गए थे। यह वो समय था जब आमतौर पर जुबीन को सोना चाहिए था। उनके बारे में कहा जाता है, जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं, कि वो कम से कम 7-8 घंटे सोते थे। रात में देर से सोते थे, इसलिए सुबह देर से उठते थे। यह उनके सोने का समय होना चाहिए था, क्योंकि पिछली रात को वो बहुत देर से सोए। लेकिन उस दिन वो जल्दी उठ गए और 9 से 10 के बीच में वो यहां तैरने के लिए चले गए, जो कि थोड़ा अटपटा लगता है। जुबीन जब सिंगापुर में थे, उस दौरान वो अपनी पत्नी से लगातार बात करते रहते थे, पत्नी को हर चीज के बारे में बताते थे। लेकिन जुबीन ने यॉट पर जाने के बारे में, यहां तैरने के बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया था। जुबीन के दोस्त और उनके साथ बैंड में काम करने वाले पार्थ प्रतिम गोस्वामी ने जुबीन के मैनेजर और उनके बैंड के सदस्य पर लापरवाही का आरोप लगाया है। Definitely that's wrong. The biggest wrong, I'll say, the negligence and carelessness of Siddharth and Shekhar. After knowing everything, you people are the one who stays like a shadow all the time with Jumin, and you bought someone who didn't sleep the whole night, who was drinking and having a party, and morning and waking him up and bringing to a sea to swim. Can you believe anyone doing that? And after that, knowing Zubin Garg is a seizure patient, where a seizure patient is not allowed to even go near water. How can you do that? Everyone knows if whole night Zubin doesn't sleep, he needs the whole day rest. He sleeps around 8-9 hours. Then by evening, he's okay, he's fit. But you didn't allow him to sleep. You took him to the sea and made him swim because you people wanted to have fun in the sea. 3 थ्योरीज आप देख चुके हैं। अब देखिए चौथी थ्योरी। जुबीन गर्ग एक बेहतरीन तैराक थे, तैरना बहुत अच्छी तरह से जानते थे, तो फिर डूबने से उनकी मौत कैसे हुई? इतना अच्छा तैराक अचानक से डूब कैसे गया पानी में? सिंगापुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जुबीन की मौत पानी में डूबने से हुई है। और आपने वीडियो में यह देखा कि जुबीन ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी और वो बड़े आराम से तैर रहे थे। अब यह सवाल उठता है कि जब जुबीन एक अनुभवी तैराक थे, तो फिर वो पानी में डूबे कैसे? और उनके आसपास जो लोग स्विमिंग कर रहे थे, उन्होंने तुरंत जुबीन को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि ऐसा दिख नहीं रहा कि उन्हें बचाने के लिए कोई खास कोशिश की गई हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ देर तैरने के बाद जुबीन ने लाइफ जैकेट उतार दी थी और बिना लाइफ जैकेट के ही वो स्विमिंग करने लगे थे। अब सवाल एक और ये है कि जुबीन ने लाइफ जैकेट आखिर क्यों उतारी और उन्हें किसी ने इस बात के लिए रोका क्यों नहीं? उनके जो दोस्त थे, उनके शुभचिंतक थे, उनके सहयोगी थे, उन्हें कहना चाहिए था कि आपको लाइफ जैकेट नहीं उतारनी चाहिए। क्या किसी ने उन्हें लाइफ जैकेट उतारने के लिए उकसाया था? एक बड़ा सवाल यह भी है। और यह सब तब हो रहा था जब जुबीन की तबीयत उस समय ठीक नहीं थी और वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे। हमने जुबीन की मौत से जुड़ी कुछ थ्योरीज के आधार पर एक एआई वीडियो बनाया है, जिससे यह पता चल सके कि उस दिन क्या हुआ होगा। यह सिर्फ एक एआई वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये 100% सही ही होगा। एक कोशिश हमने की है जिससे आपको एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब उस दिन का जो घटनाक्रम क्या रहा होगा, उसके बारे में आपको और जानकारी मिलेगी। ये वीडियो देखिए आप।
जुबीन की जो आखिरी फिल्म थी उसके डायरेक्टर हैं राजेश भुइयां, और राजेश ने भी जुबीन की मौत को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं, खास तौर पर उन लोगों पर जो उस दिन जुबीन की मौत के समय यॉट पर उनके साथ मौजूद थे। मेरे मन में अभी भी है, हु इज जुबिन गर्ग, सबको पता है। तो जुबिन का कोई खिलौना नहीं है, तो जो मन चाहा वो करेंगे। ऐसा हो गया ना, वो सिंगापुर लेके गया, बस छोड़ दिया पानी में। अब करो जो करना है, हम लोग देखेंगे, तमाशा मारेंगे, तालियां बजाएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, बीमारी है वो। ख्याल रखना चाहिए था उनका, क्यों नहीं ख्याल रखा? क्यों नहीं शेखर ने ख्याल रखा? क्यों नहीं सिद्धार्थ ने ख्याल रखा? क्यों नहीं अमृत प्रभा ने ख्याल रखा? उन लोगों ने तो देख रहे हैं खाली। तो एसआईटी के ऊपर, न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, न्याय जरूर मिलेगा जुबिन को। वो पूरा असमवासी को विश्वास है न्याय मिलेगा, और हम लोग न्याय के लिए रुक रहे हैं, न्याय होना ही पड़ेगा। अब जुबीन की मौत से जुड़ी पांचवी और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण थ्योरी को ध्यान से सुनिए, जिससे जुबीन की मौत को लेकर संदेह और ज्यादा बढ़ जाता है किसी के भी दिमाग में। जुबीन की मौत के समय जो लोग यॉट पर मौजूद थे वो पूछताछ में शामिल होने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? पूछताछ से ये लोग बच क्यों रहे हैं? जुबीन जिस यॉट पर उस दिन थे, उस यॉट पर असम एसोसिएशन सिंगापुर के 8 सदस्य भी थे, और ये सभी लोग वो हैं जो सिंगापुर में ही रहते हैं, और इन सभी को असम की सीआईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। लेकिन इनमें से सिर्फ एक, जिनका नाम है रूप कमल कलिता, सिर्फ वही आज सीआईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए, जबकि एक और व्यक्ति ने आने का वादा किया है लेकिन आया नहीं है, और बाकी के जो 6 लोग हैं वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यॉट पर जुबीन के मैनेजर, उनके बैंड के 2 सदस्य और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के एक आयोजक भी मौजूद थे, और इन चारों लोगों को पिछले हफ्ते गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक का कहना है कि वो यॉट पर मौजूद थे ही नहीं। यानी यॉट पर जो 12 लोग थे उनमें से 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, और 6 लोग ऐसे हैं जो जांच से बच रहे हैं, पूछताछ के लिए आने में आनाकानी कर रहे हैं, और इससे जुबीन की मौत को लेकर संदेह और बढ़ जाता है। जो लोग यॉट पर थे उन सभी 8 लोगों को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर वो भारत आकर जांच में शामिल नहीं होते हैं तो फिर उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुरत थका অসমীয়া লোকসকল ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে আহিবনে নাই, কাৰণ তেওঁলোক যদি নাহে তদন্তটো আমি পুৰা কৰিব নোৱাৰিম। আৰু তেওঁলোকে জুবিনক ইয়াত যাত্ৰা বা এই গোটেই ঘটনাটো কৰা তেওঁলোকে মেইন মানুহ আছিলে। গতিকে এতিয়া অসমবাসী ৰাইজে হেঁচা দিব লাগে ছিংগাপুৰৰ অসমীয়া সমাজখনক, যাতে তেওঁলোকক পঠিয়াই দিয়ে। বাকীটো আমি যাক আনিব পাৰিলোঁ আনিলোঁ, কিন্তু এওঁলোক ছিংগাপুৰত বহি আছে, আৰু 2-এজনে আমাক লিখিছে এইটো অসুবিধাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰো, অমুক নোৱাৰো, কিন্তু অসমীয়া হিচাপে সেই মানুহকেইজনৰ দায়িত্ব আছে। আৰু আজি এতিয়া ছিংগাপুৰত আছে, মোৰো এক্টিয়াৰৰ ভিতৰত নাই, ভাৰতৰ ভিতৰত থাকিলেতো ধৰি আনিলোহেঁতেন। ছিংগাপুৰত আমি অসমীয়া ৰাইজে তেওঁলোকৰ ওপৰত হেঁচা দিব লাগে, ছিংগাপুৰৰ অসমীয়া মানুহখিনিৰ ওপৰত, যে আপোনালোকে যেন তেওঁলোকক পঠাই দিয়ে, কাৰণ তেওঁলোক ইয়াত নাহালৈকে গোটেই ঘটনাটো কোনেও জোৰা লগাব নোৱাৰিব। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, वो खुद भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जुबीन गर्ग की मौत कैसी हुई ये गुत्थी सुलझे, और उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है उन सारे लोगों को जो उस दिन जुबीन गर्ग के साथ मौजूद थे लेकिन यहाँ पूछताछ के लिए आ नहीं रहे हैं, और वो पूरा दबाव बना रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो राज है जुबीन गर्ग की मौत का, वो राज तो उन्हीं के पास है जो उस दिन उनके साथ वहां पर मौजूद थे, जिनके सामने जुबीन ने अपनी आखिरी सांसें ली हैं। अगर उन लोगों को एक साथ लाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, अलग अलग कमरे में बैठाकर उनसे पूछताछ की जाए, सारा जो घटनाक्रम है उसके बारे में ठीक से पूछताछ हो, तो हमें यकीन है कि जुबीन गर्ग की मौत का राज पता चल सकता है। हमारे देश में जुबीन गर्ग के करोड़ों फैंस हैं, खास तौर पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो वो बहुत ही लोकप्रिय हैं। आज
उनके सभी फैंस की एक ही इच्छा है कि उनके हीरो जुबीन गर्ग की मौत की सच्चाई उनके सामने आए और अगर कोई दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। जुबीन गर्ग इतना तो कम से कम सम्मान डिजर्व करते हैं और जुबीन गर्ग की मौत कैसे हुई ये पूरा देश जानना चाहता है। और हम इस माध्यम से, इस मंच से ये मांग उन सब लोगों के लिए उठा रहे हैं जो जुबीन गर्ग के दीवाने थे, जो जुबीन गर्ग के फैंस थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये जानने की कि उनके हीरो को क्या हुआ था। अब हमारा दूसरा विश्लेषण है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में, जिनका आज जन्मदिन है। व्लादिमीर पुतिन आज 73 वर्ष के हो गए हैं और उनके जन्मदिन के मौके पर आज हम एक छोटा सा विश्लेषण पुतिन की पर्सनैलिटी को डिकोड करने के लिए करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आज का अपडेट बताते हैं। अब से थोड़ी देर पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए शुभकामनाएं दी और उन्होंने भारत और रशिया की दोस्ती मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के योगदान की तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को यह बताया कि वो 23वें भारत और रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए उनका भारत में स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और ये शिखर सम्मेलन इसी साल दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत में होगा और इससे पहले दोनों नेताओं के बीच बातचीत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भी हुई थी। तो देखिए, जो दो दोस्त होते हैं, पक्के दोस्त होते हैं, वो एक दूसरे को जन्मदिन पर जरूर बधाई देते हैं। जब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था तो राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें बधाई दी थी और अब प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जन्मदिन पर खास तौर पर उन्हें फोन करके बधाई दी है। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन के अंदर वो कौन सी खासियत है जिनकी वजह से वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से आज एक है और अगर आप चाहें तो उनकी इस पर्सनैलिटी से आप भी सीख सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्राध्यक्षों में से एक है। पुतिन पिछले 25 साल से रशिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर लगातार बिना ब्रेक के बने हुए हैं। रशिया के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने का रिकॉर्ड जोसेफ स्टालिन का है। उन्होंने 29 वर्ष तक शासन किया था और वर्ष 2030 में जब राष्ट्रपति पुतिन का 5वां कार्यकाल समाप्त होगा तब वो इस मामले में स्टालिन को भी पीछे छोड़ चुके होंगे। अब हम व्लादिमीर पुतिन की शख्सियत को 5 पॉइंट्स में आपके लिए डिकोड करते हैं। पहला, उन्होंने अपनी उम्र में बहुत पहले ही यह सीख लिया था कि किसी भी नेता के लिए अपनी छवि की ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है और इसीलिए उन्होंने अपनी ब्रांडिंग के लिए मीडिया का काफी इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने अपनी छवि एक फिट और सख्त प्रशासक की बनाई। आपने उनकी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें वो अक्सर जिम में वर्कआउट करते हुए नजर आते हैं, बिना शर्ट के घुड़सवारी करते नजर आते हैं, कभी वो बाइक चला रहे हैं, कभी ट्रक चला रहे हैं, कभी मार्शल आर्ट्स और कभी जूडो की प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आपने राष्ट्रपति पुतिन की अक्सर देखी होंगी। उनके देश में जो युवा हैं, लोग हैं, उन्हें ऐसी तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं। दुनिया भर के जो युवा हैं, यहां तक कि भारत में भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है क्योंकि भारत के युवा भी इस तरह के फिट प्रधानमंत्री या इस तरह के फिट राष्ट्रपति को देखकर प्रभावित होते हैं। और ये सारी जो तस्वीरें मीडिया तक आती थीं, ये कोई, आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये अचानक से आ गई, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है। दूसरा, अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने हर प्रकार की विचारधारा के नेता के साथ पूरा तालमेल बिठाकर काम किया और किसी को भी असुरक्षा की भावना महसूस नहीं होने दी। व्लादिमीर पुतिन सबसे पहले सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर बने, फिर उन्होंने रशिया के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन का भरोसा जीता और फिर बोरिस येल्सिन ने ही वर्ष 1999 में व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। तब किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि व्लादिमीर पुतिन के अंदर इतना शक्तिशाली नेता बैठा हुआ है और आगे चलकर वो इतने शक्तिशाली नेता बनेंगे। तीसरा, व्लादिमीर पुतिन आज जो भी हैं उसमें उनके बचपन का बहुत योगदान है। बचपन में जो उनके अनुभव रहे, इसका बड़ा योगदान है। अपने स्कूल के दिनों में वो कद काठी में काफी कमजोर थे, उनकी लंबाई भी काफी कम थी बाकी बच्चों के मुकाबले और उनके स्कूल के बच्चे अक्सर उन्हें बुली करते थे, परेशान करते थे, उनके साथ मारपीट करते थे।
और इसी का बदला लेने के लिए पुतिन ने बचपन में ही जूडो सीखना शुरू कर दिया और यही कारण है कि वो आज 73 वर्ष की उम्र में भी अपने आप को फिट रखते हैं। व्लादिमीर पुतिन के पिता सोवियत संघ की नौसेना में सैनिक थे और उनकी ड्यूटी सबमरीन में थी। पुतिन के एक बड़े भाई भी थे जिनकी दूसरे वर्ल्ड वॉर में मौत हो गई थी। चौथी चीज जो व्लादिमीर पुतिन की जो खास है वो ये कि पुतिन बचपन से ही वहां की खुफिया एजेंसी केजीबी में भर्ती होना चाहते थे और जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तभी केजीबी ने उन्हें कॉलेज से ही सीधे अपने संगठन में भर्ती कर लिया था और इसके बाद वो सोवियत संघ के सबसे सफल केजीबी एजेंट्स में से एक रहे और वर्ष 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद केजीबी को भंग करके जिस नई इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन किया गया वो 1998 में व्लादिमीर पुतिन उसके भी अध्यक्ष रहे। रशिया की खुफिया एजेंसी एफएसबी के वो प्रमुख बन गए। पुतिन की सूझबूझ और साहस से जुड़ा एक किस्सा आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वर्ष 1989 में वो ईस्ट जर्मनी में बतौर केजीबी के एजेंट के तौर पर तैनात थे, जहां ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के एकीकरण को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन उस समय हो रहे थे। तब जिस बिल्डिंग में पुतिन मौजूद थे उसे हजारों प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था और ये प्रदर्शनकारी हिंसक हो रहे थे। इस बिल्डिंग पर हमला करने ही वाले थे और अगर वो हमला कर देते तो बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों की जान खतरे में आ सकती थी और इनमें व्लादिमीर पुतिन भी थे। और तब पुतिन को कहीं से कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने सब जगह फोन किया, सब जगह मदद मांगी, लेकिन मदद आने में बहुत समय लग जाता। इतना समय पुतिन के पास था नहीं। ना तो बर्लिन से कोई मदद आई, ना मॉस्को से आई। इसके बाद पुतिन ने वहां मौजूद हजारों प्रदर्शनकारियों को एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पुतिन के पास हथियार हैं और अगर ये प्रदर्शनकारी नहीं माने तो फिर पुतिन इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बहुत लोगों की जान चली जाएगी। सच्चाई यह है कि उनके पास कोई हथियार था ही नहीं, वो बिल्कुल निहत्थे थे, लेकिन उनकी आवाज में इतना भरोसा था, इतना कॉन्फिडेंस था कि यह सुनकर सारे प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब आप किसी मुश्किल स्थिति में फंस जाते हैं तो आपका जो दिमाग है वो कैसे नई नई तरकीबें सोचता है। और पांचवी बात, व्लादिमीर पुतिन रशिया की राजनीति में राष्ट्रवाद को लाने वाले पहले नेता हैं। उन्होंने रशिया के लोगों को अखंड रशिया का सपना दिखाया, यानी वही रूप जो सोवियत संघ के जमाने में होता था, जिसमें सोवियत संघ 15 देशों का एक विशाल गठबंधन था। वर्ष 2014 में क्रीमिया और वर्ष 2022 में यूक्रेन पर पुतिन के हमले को अखंड रशिया बनाने की शुरुआत ही माना जाता है। और पिछले 25 सालों में व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों के विस्तारवाद के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़े रहे, एक ऐसी दीवार जिसने रशिया को नेटो के विस्तार और अमेरिका के दबाव के सामने कभी झुकने नहीं दिया। और पुतिन हमेशा भारत को अपना ट्रस्टेड पार्टनर कहते हैं। पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर यह साबित किया है कि दोस्ती सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि आपसी भरोसे की एक साझेदारी है। और आज भी जब पश्चिमी देश दबाव बनाते हैं तो भारत और रशिया हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। पुतिन के बाद अब हम आपको ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के एक सीक्रेट हथियार के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से भारतीय सेना पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के अपने अभियान में 100% कामयाब रही। और इस हथियार का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI। इस सीक्रेट हथियार के हमले चौंकाने वाले रहे। आपको इसकी 3 बड़ी बातें आज हम बताना चाहते हैं। बहुत सारे लोग AI का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग चैट GPT का इस्तेमाल करते होंगे और दूसरे AI टूल्स का इस्तेमाल करते होंगे बात करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और बहुत सारी जो तरीके हैं। बहुत सारे लोग AI को अपना दोस्त बना लेते हैं, लेकिन AI का इस्तेमाल युद्ध में भी होता है। और युद्ध में कैसे भारतीय सेना ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान AI का इस्तेमाल किया, ये अपने आप में एक अलग केस स्टडी है जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान AI की मदद से भारतीय सेना ने पहले लक्ष्य की पहचान की और पहचान करके 94% तक सटीक हमले किए, यानी हर 10 में से 9 हमले बिल्कुल ठीक निशाने पर गए, जिसमें आतंकवादियों या फिर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। और इसके लिए भारतीय सेना ने AI को पाकिस्तानी सेना का पिछला 26 साल का पूरा डेटा दिया, जिसमें पाकिस्तान के रेडार,
उनके एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों की लोकेशन और उसके बारे में सारी जानकारियां थीं। 26 साल का पूरा डेटा एआई को दिया गया। इसके बाद एआई से तुरंत ही यह जानकारी मिल जाती थी कि भारत और पाकिस्तान सीमा पर किसी खास इलाके में पाकिस्तानी सेना का कौन सा हथियार तैनात है, उसकी हमला करने की क्षमता क्या है, कैसी है, और उसका मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना अपने किस हथियार का इस्तेमाल कर सकती है। और यह काम तुरंत रियल टाइम में हो रहा था, जबकि पहले ये जानकारियां फाइल्स में दबी होती थी, जिससे ऐसी जानकारियां लेने में काफी समय लग जाता था, फैसले लेने में बहुत समय लग जाता था, विलंब हो जाता था। दूसरी बात, भारतीय सेना ने अपने 23 स्वदेशी एआई ऐप्स को मिलाकर एक ऐप बनाया जिसने कंट्रोल रूम में युद्ध की एक संपूर्ण तस्वीर हमारे कमांडर्स को दिखाई। यानी ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और दूसरे सभी सेंसर सहित हर सोर्स से जो भी जानकारी आ रही थी, जो भी तस्वीर आ रही थी, जो भी डेटा आ रहा था, उस सब को मिलाकर एक साथ दिखाया गया। और इससे हमारी सेना के कमांडर्स को भी युद्ध की लाइव तस्वीरें मिल रही थीं और युद्ध की लाइव जानकारी मिल रही थी रियल टाइम में। पाकिस्तान के बहावलपुर में या फिर एलओसी पर भारत का जो हमला हो रहा था, वो हमला हो रहा था ये एआई की मदद से। उसकी रियल टाइम तस्वीरें और नुकसान की पूरी जानकारी एक साथ हमारे कंट्रोल रूम्स में देखी जा रही थी, जबकि पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और इसी की वजह से पाकिस्तान के जवाबी हमलों को भी हमें रोकने में पूरी मदद मिली। भारत के पास एक स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसका उपयोग भारत की सभी खुफिया एजेंसियां करती हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम में बहुत ही कम समय में जरूरत के मुताबिक बदलाव किए गए और इसी सिस्टम से दुश्मन के सेंसर्स यानी हथियारों की पहचान की गई। और तीसरी बात यह कि युद्ध में मौसम की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है और भारतीय सेना को अपने ऐप जिसका नाम है अनुमान 2.0, इस ऐप से अगले 48 घंटों के मौसम और हवा की गति और इस प्रकार की सभी जानकारियां मिल रही थी, जिससे हमारी सेना की तोप को लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में बहुत मदद मिली। इसका मतलब है कि भारतीय सेना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने अपने दुश्मनों को बुरी तरह से हराया। और अब युद्ध सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि एआई और डेटा सेंटर्स की मदद से लड़े जा रहे हैं। इस समय जिस देश की सेना के पास ज्यादा मिसाइल्स, ज्यादा रॉकेट्स और फाइटर जेट्स हैं, उन्हें ताकतवर माना जाता है। लेकिन भविष्य में जिस देश के पास आधुनिक एआई और हाईटेक सिस्टम्स होंगे, नई टेक्नोलॉजी होगी, जिसके पास अपना एआई सिस्टम होगा, वही सेना सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाएगी और युद्ध में उसी की जीत तय होगी। आधुनिक जमाने के युद्धों में शायद आपने एक शब्द बार बार सुना होगा और वो शब्द है किल चेन। आसान भाषा में किल चेन का मतलब है दुश्मन को पहचानने से लेकर उसे खत्म करने की पूरी प्रक्रिया। आजकल एआई तुरंत अपने दुश्मन की पहचान कर लेता है। सैटेलाइट और ड्रोन से दुश्मन की तस्वीरें और वीडियोस हमें मिल जाते हैं और कंप्यूटर अपने लक्ष्य को तय कर लेता है और हमले का फैसला कुछ सेकंड में ले लिया जाता है। यानी एआई की मदद से ऑपरेशन सिंदूर में किल चेन की प्रक्रिया बहुत तेज और सटीक हो गई, जिससे दुश्मन को बचकर भागने का ना तो समय मिला और ना ही मौका मिला। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार किसी युद्ध में भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ऐसे ड्रोन्स का प्रयोग किया जो पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों की लाइव तस्वीरें और वीडियोस हमें लगातार दे रहे थे और रियल टाइम में यह भी बता रहे थे कि उन ठिकानों पर कौन कौन से हथियार और कितने सैनिक मौजूद हैं। और इसके बाद तुरंत ही हमले का फैसला भी लिया जा रहा था। हमला कब करना है, उसका निशाना कहां पर लगाना है, कौन से हथियार का प्रयोग करना है, यह सारा काम कुछ घंटों के बदले अब मिनटों में और कई बार तो सेकंडों में हो रहा था। यह है एआई का कमाल। सोचिए यह टेक्नोलॉजी कितनी आधुनिक है और समय आज कितना बदल चुका है। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तानी ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें आती थीं, फिर उनकी जांच करके लक्ष्यों का पता लगाया जाता था और फिर हमले का आदेश दिया जाता था, जिसमें काफी समय लग जाता था। और सैटेलाइट तस्वीरें भी लेने में उस समय हम सक्षम नहीं थे क्योंकि हमारे पास अपना जीपीएस नहीं था। ये पूरा डेटा लेने के लिए हम अमेरिका के पास गए थे कि आप हमें, जो पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना के जो लोग हैं,
वो कहां पर मौजूद हैं, उनकी लोकेशन क्या है, आप हमें वो डेटा दे दीजिए। लेकिन तब अमेरिका ने वो डेटा देने से इनकार कर दिया था और आज भारत के पास सब कुछ है। और एआई की मदद लेने के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में हमले का हर फैसला भारतीय सेना के कमांडर ही ले रहे थे। तो यह मत सोचिए कि सारा युद्ध एआई ही लड़ रहा है। एआई आपको सारी जानकारी देता है, आपको सारा डेटा देता है, लेकिन फैसला तो आज भी हमारे कमांडर्स करते हैं, हमारे जनरल्स करते हैं। यानी एआई हमारी सेना को फैसला लेने में तो मदद कर रहा था, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमले का कंट्रोल भी एआई के पास था। और इसीलिए जो ह्यूमन माइंड है, इंसान का दिमाग और एआई, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता है। और हमारी सेना इस तकनीक को कहती है रिस्पॉन्सिबल एआई, यानी जिम्मेदारी के साथ एआई का इस्तेमाल। एआई का असर भारतीय सेना के युद्ध ही नहीं बल्कि निगरानी और यहां तक कि ट्रेनिंग पर भी पड़ रहा है। भारतीय सेना को पता है कि कोई नया बदलाव करने में समय लगता है और इसीलिए उन्होंने डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन का दशक इस बार शुरू किया है। इस दशक में परिवर्तन किया जाएगा। यह परिवर्तन का समय है जिसमें भारतीय सेना एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपना रही है। दुनिया भर की सेनाएं आज एआई का इस्तेमाल करके तेजी से अपनी युद्ध लड़ने की क्षमता को मजबूत बना रही हैं और इजराइल की सेना ने भी हमास के खिलाफ युद्ध में खुफिया जानकारियां, हमले और निगरानी के लिए ऐसे ही एआई का इस्तेमाल किया था। उनके एक एआई टूल का नाम है द गॉस्पेल, जिसने ड्रोन और सैटेलाइट्स की तस्वीरों को मिलाकर लक्ष्यों की पहचान की। और दूसरे एआई सिस्टम का नाम है लेवेंडर। इसने सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स और उनकी लोकेशन के हिसाब से हमास के आतंकवादियों की पहचान की, उनकी लोकेशन बताई जिस पर इजरायली सेना ने हमला किया। अमेरिकी सेना ने भी अपने हवाई हमलों के लिए एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जिस चैट जीपीटी से आप अपने सवालों के जवाब पूछते हैं, जिस एआई को कई बार आप अपना दोस्त बनाते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसकी राय लेना चाहते हैं कि मैं जिंदगी में अब आगे क्या करूं, उस एआई के साथ और उस चैट जीपीटी के साथ अमेरिका के रक्षा विभाग ने युद्ध में एआई का इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। और आज चैट जीपीटी और अमेरिका की सेना के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है और चैट जीपीटी अब अमेरिका की सेना को पूरे एआई इनपुट्स देगा और उन्हें मदद करेगा कि कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अमेरिका की सेना युद्ध में एआई का इस्तेमाल कर सकती है। उनके लिए चैट जीपीटी नए टूल्स बनाएगा, नई नई तरीके उन्हें बताएगा। भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध के बाद अब हम आपको दिखाएंगे इजराइल और हमास के बीच जारी जंग, जिसे आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन 2 साल पहले ये जंग शुरू हुई थी। आप भी सोचते होंगे कि 2 साल हो गए, पता ही नहीं चला, और 2 साल में अब तक ये जंग रुकी नहीं है। वर्ष 2023 में आज ही के दिन हमास ने इजराइल पर एक बहुत ही बर्बर आतंकवादी हमला किया था, जिसमें इजराइल के 1200 लोगों की जान चली गई थी और तब से लेकर अब तक गाजा में 67,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी इजराइल में हुई हर एक हत्या के बदले इजराइल ने गाजा में करीब 56 लोगों की जान ली है। एक व्यक्ति के बदले 56 लोगों की मौत हुई है। अब इसकी वजह समझिए कि इजराइल को ऐसा क्यों करना पड़ा। हमास का आतंकवादी हमला इतना बड़ा था, इतना बर्बर था कि इजराइल ने इसे अपनी 21वीं सदी का सबसे काला दिन बताया है। तब हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर निर्दोष बच्चों की, महिलाओं की और बुजुर्गों की हत्याएं की। बहुत सारे लोगों को अपने साथ किडनैप करके ले गए और आज तक उन्हें छोड़ा नहीं है। किसी आतंकवादी हमले की इतनी विभत्स तस्वीरें दुनिया ने पहली बार इजराइल में देखी थी। और इस हमले में हमास ने इजराइल के 251 लोगों को बंधक बनाया, जिसमें से 148 लोगों को छोड़ा जा चुका है और 8 को इजराइल की सेना ने बचा लिया था। पर उसके बाद भी जो हुआ वो और भी भयानक था। इजराइल की जवाबी कार्रवाई ने गाजा को आज एक मलबे के ढेर में बदल दिया है। जब आतंकवादी हमला करते हैं तो वो इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि इस हमले से कितने निर्दोष लोगों की बाद में जान जाएगी। और हमास ने न जाने कितने निर्दोष लोगों को अपनी ढाल बनाकर इजराइल पर हमला किया और पिछले 2 वर्षों से ये युद्ध ऐसे ही चल रहा है। युद्ध के इन 2 वर्षों में गाजा अब पूरी तरह से खंडर बन चुका है। ये तस्वीरें देखिए।
इजराइल के हमलों में इस दौरान गाजा की 80% यानी लगभग 1,93,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। गाजा में 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इतनी इमारतों के तबाह होने से लगभग 5 करोड़ 40 लाख टन मलबा अभी गाजा में जमा है और इस मलबे को हटाने में 10 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा और लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर ये मलबा जो है वहां से हटेगा। 2 तस्वीरें देखिए, फरवरी 2022 की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर। आज का गाजा कैसा है और पहले ये गाजा कैसा था। लेकिन इस पुराने गाजा को हमास के आतंकवादियों की नजर लगी है। इसकी जो जिम्मेदारी है ये हमास के आतंकवादियों पर जाती है। इजरायली हमलों ने गाजा का नक्शा मिटा कर रख दिया है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ मलबा ही मलबा आपको नजर आएगा। गाजा में युद्ध की वजह से वहां की जमीन बंजर हो चुकी है। 98% खेत अब खेती करने के लायक नहीं बचे। गाजा के खेतों में विस्फोटकों की वजह से केमिकल्स की मात्रा 3 गुना बढ़ गई है और अब इस जमीन को फिर से खेती के लायक बनाने में 25 वर्ष से भी ज्यादा का समय लगेगा। 2 वर्षों के इस युद्ध का खर्च बड़ा भारी भरकम है। जरा खर्च सुनिए। इजराइल ने अब तक इस युद्ध पर 5,76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। यानी हर दिन इजराइल 790 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इस युद्ध को खत्म करने के लिए मिस्र में पीस टॉक्स शुरू हो चुकी हैं, यानी शांति के लिए जो वार्ता है वो शुरू हुई है, जिसमें इजराइल के 20 बंधकों के बदले 1,950 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करने का प्रस्ताव रखा गया है। पर क्या इस डील से शांति आएगी? और अब अगर यह युद्ध समाप्त हो भी गया तो दोनों देशों को अभी क्या हासिल होगा, उनके हाथ में क्या आएगा? हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला करने से पहले यह नहीं सोचा कि इस हमले का बदला इजराइल कैसे लेगा। इजराइल एक शक्तिशाली राष्ट्र है, एक मजबूत देश है और वो अपने हमलों को, अपने ऊपर हुए हमलों को ऐसे जाने नहीं देगा। और इसीलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि इस गाजा में जो आज स्थिति है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमास के आतंकवादियों पर है, क्योंकि उन्होंने ही गाजा के जो लोग हैं उन्हें इतनी मुश्किल में डाला है। और अब बात करते हैं कल भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर हुए सुप्रीम कोर्ट में हमले की। इस हमले की पूरे देश में चर्चा हो रही है। हमारे देश में कुछ लोगों की एक पुरानी आदत है, निशाना किसी और पर साधते हैं लेकिन चोट किसी और को लगती है। किसी व्यक्ति पर हमला करना चाहते हैं लेकिन वार किसी संस्था पर कर बैठते हैं। और कल भी यही हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने की कोशिश में हमारे देश के विपक्षी दलों ने कई बार राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाई है, कई बार हमारी सेना का अपमान किया है, यहां तक कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के चक्कर में अक्सर कई बार अपने देश पर हमला कर देते हैं और अपने ही देश का नुकसान कर बैठते हैं। अब देखिए कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने, जिसका नाम बताना यहां पर महत्वपूर्ण नहीं है, एक वकील ने अपनी व्यक्तिगत नाराजगी दिखाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर एक जूता फेंकने की कोशिश की। लेकिन असल में यह हमला एक व्यक्ति पर नहीं था, एक जज पर नहीं था। यह हमला भारत की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित संस्था सुप्रीम कोर्ट पर था। सोचिए, अगर एक वकील जिसका काम कानून की रक्षा करना है सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पर हमला कर सकता है, तो फिर आगे चलकर कोई अपराधी अपने खिलाफ फैसला सुनाने वाले किसी जिला अदालत के जज को क्या धमकाने की कोशिश नहीं करेगा? क्या उस पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा? किसी भी केस में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष जीतता है और दूसरा पक्ष हारता है। यह तय है। जो पक्ष हारता है वो हमेशा अदालत पर सवाल उठाता है, जज पर सवाल उठाता है और कहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, यह फैसला गलत है। अब अगर सोचिए, अगर किसी अपराधी के साथ कोई अदालत उसे कड़ी सजा सुनाती है और वो अपराधी जज पर हमला करने लगे, तो कौन बचाएगा उस जज को जो किसी गैंगस्टर के खिलाफ सख्त आदेश देता है? यह सवाल हर भारतीय को आज सोचना होगा कि हमारे देश की जो जुडिशरी है, हमारे देश के जो जज हैं, वो जब अपराधियों को बड़ी बड़ी सजाएं देते हैं
और अगर अपराधी भी ये करने लगे तो क्या होगा? दूसरा पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ही वो स्थान है जहां एक आम आदमी न्याय की आखिरी उम्मीद लेकर जाता है। यह न्याय की आखिरी उम्मीद है, इंसाफ की आखिरी किरण यहीं पर मिलती है। यही अदालत है जो एक नागरिक के अधिकारों और उसकी आजादियों की रक्षा करता है। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट का ही अपमान करते हैं तो आप सिर्फ एक जज का नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की भावनाओं का अपमान करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई पर हुए हमले से हर भारतीय नाराज है। हमारे समाज में ऐसे घृणित कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। ये पूरी तरह से निंदनीय है। नाराजगी किसी से भी हो सकती है, मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन नाराजगी में देश की न्याय व्यवस्था के इस सर्वोच्च स्तंभ पर हमला करना यह कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड की डाक आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे लोगों ने एक बार फिर से हाथ से चिट्ठियां लिखने का सिलसिला शुरू कर दिया है और अब हमारे दर्शक अपने हाथ से चिट्ठियां लिखकर हमें अपनी राय भेज रहे हैं। वो हाथ से लिखी चिट्ठियां जब मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेक के बाद तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो राह हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। जापान में 140 वर्षों में पहली बार एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है। पहली बार एक महिला जापान की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं और उनका नाम है साने ताकाइची। 64 वर्ष की ताकाइची को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 4 अक्टूबर को अपना अध्यक्ष चुन लिया है और जापान में बहुमत वाली पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनता है। वर्ष 1885 में जापान में पहले प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण की थी और पिछले 140 वर्षों में वहां 103 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन ये सभी प्रधानमंत्री पुरुष थे। और अब जापान में पहली बार एक महिला को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलने वाला है। जापान में पहली बार एक महिला के प्रधानमंत्री बनने का मतलब आप सब समझिए, और ये खबर हमारे देश की महिलाओं के लिए भी है। साने ताकाइची का प्रधानमंत्री बनना जापान में एक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का प्रतीक होगा। वो जापान में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी का एक ताकतवर चेहरा बनेगी। जापान में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी हमेशा से ही बहुत कम रही है। वर्ष 2025 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जापान 148 देशों में से 118वें स्थान पर है, जो G7 देशों में सबसे नीचे है। ऐसे में एक महिला के प्रधानमंत्री बनने की संभावना एक ऐतिहासिक खबर है। साने ताकाइची के राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। 1996 में वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हुई। उन्होंने 5 मंत्रालयों में राज्य मंत्री के रूप में काम किया है, जिनमें एक मंत्रालय लैंगिक समानता और जन्म दर जैसे मुद्दों से भी जुड़ा हुआ था। ताकाइची चीन के प्रति सख्त नीति की पक्षधर हैं। वर्ष 2025 के चुनाव में ताकाइची ने महिलाओं को अपने कैबिनेट और पार्टी में ज्यादा से ज्यादा स्थान देने का वादा किया था। वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव विचारधारा की समर्थक मानी जाती हैं। इसका मतलब है पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक नियमों को कड़ाई से बनाए रखना और बदलाव या आधुनिकता को कम से कम स्वीकार करना, यह उनकी विचारधारा है।
ताकाइची ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को अपना राजनीतिक आदर्श मानती हैं और मार्गरेट थैचर की तरह ही ताकाइची को भी वहां की आयरन लेडी कहा जाता है। राजनीति में आने से पहले ताकाइची एक टीवी प्रेजेंटर थी, यानी एक एंकर के तौर पर भी काम कर चुकी है। और सोचिए, ये टीवी प्रेजेंटर, ये टीवी एंकर अब जापान की प्रधानमंत्री बनने वाली है। वर्ष 1984 में उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की थी और अपने कॉलेज में वो हेवी मेटल बैंड में ड्रम बजाया करती थी और उन्हें मोटरसाइकिल चलाने का भी बेहद शौक था। उनके पिता एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते थे और उनकी मां एक पुलिस अधिकारी थी। तो जापान में एक ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है। वहां पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। उनकी छोटी सी कहानी आज हमने आपको बताई है और आगे भी हम आपको उनकी कहानी, उनके बारे में और ज्यादा जानकारी देते रहेंगे। और अब आपको बताते हैं कि डिकोड के दर्शक अब कैसे एक नया इतिहास लिख रहे हैं। सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने आखिरी बार अपने हाथ से चिट्ठी कब लिखी थी? शायद आपको भी याद नहीं होगा, क्योंकि आज के डिजिटल युग में लोगों ने हाथों से चिट्ठियां लिखना अब बंद कर दिया है। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, किस्मत वाला हूं, हमारी टीम बहुत किस्मत वाली है कि लोग हाथ से चिट्ठियां लिखकर हमें भेज रहे हैं। डिकोड की डाक में देश भर से बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ से चिट्ठियां लिखकर हमें भेजी हैं। हमें बहुत खुशी है कि सोशल मीडिया के ज़माने में अब चिट्ठी लिखने की परंपरा एक बार फिर से शुरू हो रही है। और आज मैं कुछ चिट्ठियां अपने साथ लेकर आया हूं। ये मेरे हाथ में चिट्ठियां हैं, देखिए। ये सारी चिट्ठियां जो आप देख रहे हैं, ये हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां हैं। ये देखिए, इस तरह के लिफाफे शायद आप भूल चुके होंगे जब लिफाफों में इस प्रकार की चिट्ठियां आती हैं। और मैं अपने इन सभी दर्शकों का धन्यवाद देता हूं। एक हमारी दर्शक हैं रेणुका साहू, जो छोटी बच्ची हैं, कक्षा 12 की छात्र हैं और वो कह रही हैं कि मैं डिकोड हमेशा देखती हूं और इससे कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। ये देखिए, रेणुका साहू ने जो चिट्ठी लिखी है, ये देखिए, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है, ये उसका लिफाफा। आप शायद ऐसी चिट्ठियों को भूल चुके होंगे। एक और चिट्ठी है तन्मय तेजस की, और तन्मय तेजस भी एक युवा हैं और वो स्कूल में पढ़ते हैं, रांची के एक स्कूल के छात्र हैं। उन्होंने भी हमें एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी भी आप देख सकते हैं। ये चिट्ठी हमें लिखी है, इसका मैं पन्ना पलटने की कोशिश कर रहा हूं। ये मदन लाल चावके ने हमें चिट्ठी लिखी है और देखिए, ये भी हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है। आज के ज़माने में जब लोग व्हाट्सएप पर भी लिखना नहीं चाहते, व्हाट्सएप पर भी एक इमोजी लिखकर छोड़ देते हैं, अगर कोई हाथ से चिट्ठी लिखे तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे, आप में से बहुत सारे लोग अब हाथ से लिखना छोड़ चुके हैं। हाथ से लिखने की परंपरा को फिर से शुरू कीजिए, एक दूसरे को चिट्ठी लिखने की परंपरा को फिर से शुरू कीजिए और देखिए, हाथ से जो चिट्ठी लिखी जाती है वो कितनी व्यक्तिगत बन जाती है। ये एक तोहफे से कम नहीं है। इसलिए जब भी आप किसी को, मेरी ही बात नहीं है, जब भी आप किसी को हाथ से लिखी चिट्ठी भेजेंगे तो उसे बहुत ही अच्छा और स्पेशल महसूस होगा। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हर इंप्लीमेंट के लिए तैयार नया स्वराज। नया स्वराज, मेरा स्वराज। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए, इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा
तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और दोस्ती और रिश्तेदारी में पैसा उतना ही दें जितना आप भूल सकते हैं, वरना आप दोनों ही गंवा देंगे। नमस्कार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम, चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत। ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पहली नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे DD न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम, चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत। ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पहली नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। बजे DD न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें